नमस्कार साथियों। साथियों, कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी पुष्पा। और वो मूवी एक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक वन पट्टी है, शेषाचलम। शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, लाल चंदन का पेड़। और इस लाल चंदन के पेड़ की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती थी पूरी मूवी, उसी पे केंद्रित थी। तो ये जो सामने पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधा उसी लाल चंदन का पौधा है जो हमने अपने हर्बल गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में ये लगाया हुआ है। तो आज हम इसी लाल चंदन के पेड़ की बात करेंगे कि इसको टेरेस गार्डन में कैसे लगाया जा सकता है, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। लाल चंदन को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि रेड चंदन, लाल लकी चंदन, लाल चंदन या रक्त चंदन, रेड सैंडर्सवुड, अलमुग, सांडरवुड, रेड सैंडर्स, रेड सांडर्स, रक्ता चंदना, लाल चंदन, रागत चंदन, रुखतो चंदन, ऊडम। इसे रूबी लकड़ी, रतनजली, शिवप्पू चंदनम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे सेन चंदनम भी कहते हैं। इसे हिंदुस्तान का लाल सोना भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। और इसको साइंटिफिकली टेरोकार्पस सेंटालिनस कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नाम है, साइंटिफिकल नेम है, वो है टेरोकार्पस सेंटालिनस। और ये फैबेसी परिवार का पौधा है। इसका जो जीनस है वो टेरोकार्पस जीनस है। रंग के हिसाब से अगर देखें तो चंदन दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद चंदन और एक लाल चंदन। तो सफ़ेद चंदन का जो साइंटिफिक नाम है वो है सेंटलम एल्बम। सेंटलम एल्बम कहते हैं वैज्ञानिक रूप से सफ़ेद चंदन को, और लाल चंदन को टेरोकार्पस सेंटलिनस कहते हैं। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है ना, वो भारत ही है। ये दक्षिण भारत में वो इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी पाया जाता है। और इसको मुख्य रूप से 4 तरह से चंदन को डिवाइड किया गया है। वो है लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, मयूर चंदन और नाग चंदन। लेकिन सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो लाल और सफ़ेद चंदन की होती है। और आज हम बात करेंगे लाल चंदन की। अगर बात करें इसके उपयोग की, तो ये दवाइयों में, मादक पेय पदार्थों में स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में, परफ्यूम में इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है, तेल, साबुन, अगरबत्ती में इसका उपयोग होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी लकड़ी पवित्र होती है, इसलिए पूजा में, हमारे विभिन्न आयोजनों में इस्तेमाल होती है। इसका सैंडलवुड ऑयल बनाया जाता है, मेडिटेशन में इस्तेमाल होता है। मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती है इसकी लकड़ी की। इसमें एंटी पायरेटिक गुण होते हैं, एंटी एजिंग गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण यह बहुत दिनों से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में इसका इस्तेमाल हो रहा है। त्वचा रोग हैं, दाग धब्बे, मुहासे, फेस मास्क इसका लगाया जाता है। तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। सूजन, घाव, दर्द निवारक दवाइयों में, कैंसर, स्किन रोग, पाचन तंत्र से संबंधित दवाइयों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। अक्सर घरों में पाया जाता है और घिसकर इसको ललाट पर, माथे पर लगाया जाता है। इसका तासीर ठंडा होता है। टिक्का लगाया जाता है इसका। रक्त शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पौधा माना जाता है। इन्हीं कारणों से विदेशों में चंदन की लकड़ी की बहुत मांग है, और सबसे ज़्यादा मांग इसकी चीन में है। और इसकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। जैसे लाल चंदन से अगर माँ काली की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। और कारोबार में तरक्की के लिए मंगलवार को पीपल के 11 पत्तों पर राम लिख के, चंदन से राम लिखकर अगर हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो कारोबार में तरक्की होती है। वास्तु दोष दूर हो जाता है अगर लाल चंदन से हवन करें।
और शत्रु को हराने के लिए भी बताया जाता है कि इसका लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। लोग बाग बड़ा टोने टोटकों में इनका प्रयोग करते हैं। खूब पैसा कमाने के लिए इसका मंगलवार को लाल चंदन और गुलाब को, लाल गुलाब को वहाँ रख देते हैं जहाँ पे हमारे पैसे होते हैं, तिजोरी में रखें तो खूब पैसा कमा दे लेते हैं लोग। लाल चंदन तिलक लगाने के लिए काम आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और काम में सफलता मिलती है। लाल चंदन जो है वो कैंसर की कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के रूप में काम करता है और कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनकी हत्या कर देता है। चंदन जो है, लाल चंदन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उनको जब क्रोध और गुस्सा आता है तो उसको शांत करने के लिए, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है, नकारात्मकता को दूर करता है और सम्मान दिलाता है, व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा कर देता है। और केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सूफीवाद, पूर्वी एशियाई धर्म, पारसी धर्म में भी इसकी बहुत मान्यता है। अगर बात करें इसके उगाने की तो ये बीज से आसानी से पैदा हो जाता है। इसका बीज चपटा होता है और उसको पहले उगाने से पहले जर्मिनेशन करने के लिए हमें 72 घंटे तक पानी में डुबोना पड़ता है, डिकम्पोज करना पड़ता है बीज के ऊपर, क्योंकि एक कवच सा होता है। तो थोड़ा सा गोबर की खाद पानी में मिलाकर 72 घंटे रख दीजिए, फिर निकाल के सुखा लीजिए और फिर बालू, कोकोपीट और परलाइट वाली मिट्टी में इसको बीज को रख देंगे और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट की एक परत चढ़ा देंगे। ये इसको गमले में भी कर सकते हैं, सीडलिंग ट्रे में कर सकते हैं, और फिर पानी दे देंगे। तो 20 से 60 दिन ले लेगा जमाव में, धीमा जमाव होता है इसमें। फिर हम अपने गमले में या अपनी ज़मीन में इसको पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए हमें गार्डन सॉइल, बालू और वर्मी कंपोस्ट इस तरह करना है। और रिपोर्टिंग इसकी 2 साल बाद, 2 साल में एक बार करने लेनी चाहिए। और इसमें जो है, इसकी जो पत्ती होती हैं गोल होती है, जो सफ़ेद होता है उसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं। इसमें एक खास ध्यान ये रखना है जब इसको उगाते हैं कि ये एक्चुअली अर्ध परजीवी पौधा है। ये दूसरों पर निर्भर करता है। 50% लगभग भोजन अपने आप बना लेता है, लेकिन 50% ये दूसरे पौधों की जड़ों के थ्रू लेता है। तो इसको सपोर्ट के लिए जो हमारी बीन्स होती हैं या लेग्यूमिनेसी परिवार के जो पौधे होते हैं, तो उसको इसके गमले में ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा इसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो टेरेस गार्डन में गमले में शुरू में तो हम इसको मेज़बान पौधा या होस्ट प्लांट के रूप में तुलसी के पौधे को लगा लें। देखिए हमारा ये तुलसी का पौधा करी पत्ते के और 9 o'clock के साथ लगा हुआ। अब हम इसको यहाँ से निकाल के और अपने जो लाल चंदन का पौधा है उसके साथ लगा देंगे। हमने उसके साथ गुलदावदी को लगाया हुआ है, लेकिन गुलदावदी उतना अच्छा मेज़बान का काम नहीं कर पाता, इसलिए हम तुलसी को लगाते हैं। और इसके बाद जब कुछ बड़ा हो जाए तो अरहर का पौधा, अगर आप खेती कर रहे हैं तो चंदन के साथ अरहर की खेती बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये हमारा प्राइमरी होस्ट, शुरुआत में जब पौधा छोटा रहता है तो प्राइमरी होस्ट के रूप में बड़ा अच्छा ये काम करता है, लेकिन बाद में हमें इसको परिवर्तित करना पड़ता है। तो देखिए हाँ भी इसमें हम इसके साथ अपने गुलदावदी के पौधे हमने लगाए हुए हैं इसमें, लेकिन वो इतना सपोर्ट इसको नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये तुलसी का पौधा हम इसके साथ लगा देंगे, जिससे ये क्या करता है, ये अपनी जड़ों को इसकी जड़ों से जोड़ लेता है अपने होस्ट प्लांट की मेज़बान के साथ, और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और जब ये पेड़ का स्वरूप लेने लगता है तो उस तब हमारा जो परमानेंट जो होस्ट होता है, मेज़बान होता है, वो नीम बहुत बढ़िया है। नीम है या बबूल है, जिसे किक्कर भी कहते हैं, रोजवुड है, करंज है। ऐसे पौधों को हमें इनके चंदन के पेड़ों के बीच में लगाना चाहिए। इसको अधिक धूप, मध्यम वर्षा, शुष्क मौसम वाले स्थान बहुत पसंद है, और जहाँ पे 12 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम रहता हो वहाँ ये बहुत आसानी से हो जाता है। जल भराव बिल्कुल पसंद नहीं करता। रेतीली या लाल दोमट मिट्टी में अच्छा हो जाता है, और पीएच की बात करें तो 6 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में ही आसानी से हो जाता है। चंदन केवल तभी फल फूल सकता है जब किसी अन्य पौधे के साथ उगता है
जो प्राकृतिक नाइट्रोजन पैदा करता है। ऐसा मेजबान इसके साथ जरूर चाहिए। इसके आर्थिक गणित की बात करें तो एक पौधा 12 साल में 5 लाख रुपए कमा के दे देता है। चंदन के बारे में कबीर का एक दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन वृक्ष से लिपटे विषैले सर्प अपना प्रभाव चंदन पर नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए सुगंध ना होने के बावजूद भी लाल चंदन को सबसे विश्वसनीय प्राकृतिक सौंदर्य सामग्री में से एक माना जाता है और स्किन से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए इसका फेस मास्क इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।